मेरा नाम रश्मि है। मैं आपको अपने पड़ोस का एक ऐसा किस्सा सुनाना चाहती हूँ जिसको सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी माँ, मेरे पिता और मेरा छोटा भाई है। मेरी माँ कहती है कि हम दोनों भाई बहन काफ़ी समझदार और सुलझे हुए हैं। हमारे पड़ोस में एक सुधा मासी रहा करती थी। सुधा मासी की 3 बेटियां थीं और उनके पति भी नहीं थे, यानी कि वह विधवा थी। उनके पति की काफ़ी सालों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उसमें मासी को अपनी बेटियों की शादी की बहुत फिक्र थी। हालांकि उनकी बेटियां बहुत खूबसूरत थीं, वह हर दिन बस अपने बेटियों की फिक्र में ही लगी रहती थी। सुधा मासी का हमारे घर पर काफ़ी आना जाना था। एक दिन रात को हम सब लोग टीवी देख रहे थे कि अचानक से सुधा मासी के घर से चीखों की आवाज़ आने लगी। उनके घर से आई हुई चीखों की आवाज़ सुनकर हम लोग भी बाहर की तरफ आ गए। सुधा मासी के घर के आगे काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा थी। न जाने उनके घर में ऐसा क्या हो गया था। आसपास के लोग भी उनके घर से शोर की आवाज़ सुनकर वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। लोगों से पता चला कि सुधा मासी के घर में कोई लड़का घुस आया है। उस लड़के को देखकर तो हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। यकीन आता भी तो कैसे, आखिर वह लड़का कोई और नहीं, हमारे मोहल्ले के ही स्कूल का एक टीचर था। वह काफ़ी होनहार टीचर था। उसकी उम्र 28 साल थी, लेकिन वह लड़का काफ़ी शरीफ था। काफ़ी सालों से वह हमारे मोहल्ले के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। उसने तो आज तक किसी से बदतमीजी से बात भी नहीं की थी, मगर आज पहली बार सुधा मासी के घर में उसकी बेइज्जती होते हुए हमने देखा था। सब लोग उसको स्कूल का टीचर होने पर अफसोस कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि रात के समय खाली अकेली औरतों के घर में आना यह कोई अच्छी बात नहीं है, और कोई कहता कि उसने बहुत घटिया हरकत की है। सभी लोग इकट्ठा हो गए और उसी टीचर को बुरा भला कहने लगे। किसी ने यह भी नहीं देखा कि उस रात क्या हुआ था, जबकि वह लड़का अपनी नज़रें झुकाए हुए खड़ा था और कुछ बोल भी नहीं रहा था, जैसे कि वाकई उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। वह तो अपने वजूद पर भी शर्मिंदा सा लग रहा था। मुझे उस लड़के पर बहुत तरस आ रहा था। मैंने गौर से देखा तो उनकी आंखों में आंसू नज़र आ रहे थे, लेकिन भीड़ की वजह से उन्होंने वह आंसू अपनी आंखों से बाहर नहीं आने दिए। उन्होंने किसी की भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाकर वहाँ से चले गए। अगले ही दिन मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर फैसला किया कि स्कूल के टीचर को स्कूल की नौकरी से निकलवा दिया जाए, मगर ऐसा होने से पहले ही वह लड़का अपनी नौकरी छोड़कर उस स्कूल से चला गया था। उस रात सुधा मासी के घर से जिन चीज़ों की आवाज़ आ रही थी, उसके पीछे की हकीकत कोई नहीं जानता था। बस मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, और वह यह थी कि उस लड़के का सर झुकाकर वहाँ से चला जाना, पता नहीं क्या हुआ था उस दिन, यह तो भगवान ही जानता है। मगर हम सबको सुधा मासी बेकसूर ही लग रही थी। एक तो वह विधवा थी और साथ ही उनके साथ 3 जवान बेटियां भी थीं। 3 जवान बेटियों को साथ में रखकर जिम्मेदारी से चलना कोई आसान बात नहीं होती। सुधा मासी के लिए भी यह सब कुछ बहुत मुश्किल था, मगर उन्होंने बहुत हौसले के साथ इसका सामना किया था। ऐसे ही धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई कि अगले ही दिन सुधा मासी हमारे घर पर आ गई। सुधा मासी के चेहरे पर काफ़ी उदासी नज़र आ रही थी। पहले तो मुझे वह टीचर लड़का बेकसूर लग रहा था, लेकिन सुधा मासी की बेबसी और उनके व्यवहार को देखकर लग रहा था कि वह अपनी बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। सुधा मासी मेरी माँ से कहने लगी, बहन, अगर घर में जवान लड़कियाँ मौजूद हो तो उनकी माँ को अपनी बेटियों की बहुत ज़्यादा फिक्र लगी रहती है। उस टीचर को तो हमने बहुत नेक और बहुत ईमानदार समझा था। वह मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए आता था, लेकिन उसने बहुत ही घटिया हरकत की। यह सुनकर मैं उन लोगों के पास से उठकर चली गई थी, लेकिन सुधा मासी की नज़र मुझ पर ही थी, मगर मुझे उनकी बातें सुनाई
दे रही थी, वह मेरी माँ से कहने लगी कि बहन, अगर कोई रिश्ता तुम्हारी नज़र में हो तो मेरी बेटियों के लिए ज़रूर बताना। मैं अपनी बेटियों की जल्दी से जल्दी शादी कर देना चाहती हूँ। शादी होगी तो कोई उल्टी सीधी बातें भी नहीं करेगा। इसीलिए तो जवान बेटियां देखकर हर कोई मेरे घर की तरफ उंगलियां उठाता है और मुझे ऐसा कतई भी बर्दाश्त नहीं होता। माँ ने उनसे कहा कि उनकी नज़र में अगर कोई अच्छा रिश्ता होगा तो वह आपको ज़रूर बताएंगे। माँ सुधा मासी से कहने लगी कि तुम बिल्कुल बेफिक्र ना करो। तुम्हारी लड़कियां तो वैसे भी बहुत सुंदर है और कम उम्र की भी है। उनके लिए तो आसानी से अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। तुम हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ ने उनसे बात करते ही अपनी एक सहेली को फ़ोन किया। उसने एक पंडित जी का पता बताया जो काफ़ी अच्छे रिश्ते लेकर आते थे। वह पंडित जी हमारे घर आ गए। माँ ने उनसे कहा कि अगर अपने तीनों बेटियों का रिश्ता कर दिया तो आपको इसके बदले आपके मुँह मांगी रकम दी जाएगी। पंडित जी मेरी माँ की इस बात से बहुत खुश थे और कहने लगे कि वह कल ही कोई रिश्ता लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि आप जिनकी बेटियों की शादी करवाना चाहती हो उनके माता पिता को अपने घर बुला लेना। माँ कहने लगी, लड़कियों के पिता तो नहीं हैं, लेकिन उनकी माँ को मैं अपने घर बुला लूँगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उनको बुला लेना। मैं लड़कों की अच्छी अच्छी तस्वीर लेकर आऊँगी। उनमें से वह पसंद कर लेगी। जो रिश्ता उनको सही लगेगा उसी के लिए मैं आगे बात चलाऊँगा। उन्होंने कहा कि मुझे पैसों की परवाह नहीं, आप लोग बहुत भले लोग लगते हैं, मैं कल आ जाऊँगा। पंडित जी की बात सुनकर मन को तसल्ली हो गई। अगले ही दिन पंडित जी हमारे घर आ गए और उनके पास बहुत सारे लड़कों के फ़ोटो थे। सुधा मासी भी हमारे घर ही बैठी हुई थी। सुधा मासी एक एक करके लड़कों की तस्वीर देखने लगी। फिर एक लड़के की तस्वीर सुधा मासी को बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि ऐसा ही लड़का मेरी बेटी को पसंद आएगा। यही लड़का बहुत अच्छा लग रहा है। यह लड़का लंबाई में भी अच्छा है, रंग गोरा और शक्ल भी खूबसूरत है। मेरी बेटी को खूबसूरत लड़के ही पसंद है। सुधा माँ मन से उस फोटो को देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी, जिसका नाम अक्षिता था, वह अब जवान हो चुकी थी और उसके लिए रिश्ते की तलाश सुधा मासी ना जाने कब से कर रही थी। लेकिन आज जो लड़का उनको अक्षिता के लिए पसंद आया था, वह लड़का मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा। वह बहुत अजीब सा लड़का था। मुझे तो वह लड़का किसी तौर पर भी पसंद नहीं आया था। लेकिन सुधा मासी कहने लगी कि ऐसे ही खूबसूरत मर्द तो लड़कियों का दिल जीत लेते हैं। बस मैं अब अपनी बेटी की शादी इसी से ही करूँगी। सुधा मासी भी उस लड़के की खूबसूरती से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। वह इस लड़के को अपना दामाद बनाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि उनकी बेटी की पर्सनैलिटी कैसी है, लेकिन मुझे तो इस लड़के को देखकर ऐसा लगता था कि अक्षिता ज़रूर इस रिश्ते से इनकार कर देगी। लेकिन इनकार की नौबत ही नहीं आई। माँ ने अगले ही दिन हमें बताया कि वह लड़का सुधा मासी की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया है। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था और उन्होंने बताया कि वह लोग बहुत अमीर है। उनकी दौलत का तो कोई हिसाब ही नहीं लगा सकता। वह लोगों को ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन सुधा मासी इस रिश्ते से बहुत खुश है। वह चाहती है कि उनकी बेटी का रिश्ता इस लड़के के साथ हो जाए। उस लड़के का नाम अजय था। लड़का देखने में भी बहुत अच्छा है और बहुत दौलतमंद भी है। इन बातों से सब लोग राज़ी थे। सुधा मासी ने भी ईश्वर का धन्यवाद किया और कहने लगी कि ज़्यादा ना सही एक का तो बंदोबस्त हो ही गया। सुधा मासी इसी उम्मीद में थी कि उनकी एक बेटी का रिश्ता हो जाएगा तो फिर बाकियों के लिए भी खुद रिश्ते आने लगेंगे। मगर उन्हें क्या पता था कि आने वाला समय उनके लिए कितना खतरनाक साबित होगा और मोहल्ले भर में उनकी बेइज्जती और रुसवाई अलग होगी। इस बुढ़ापे में उनकी इज्जत नीलाम होने वाली है। किसी ने नहीं सोचा था कि सुधा मासी तो कभी इस बात को भी अपने दिमाग में
नहीं लाई होगी जो आप उनके साथ होने वाला है। सुधा मासी इस रिश्ते से बहुत खुश और सहमत थी। 3 दिन के बाद लड़के वाले सुधा मासी के घर आकर बात पक्की करके चले गए और उनकी बेटी अक्षिता को रस्म के तौर पर सोने की अंगूठी भी पहना गए थे। सोने की अंगूठी देखकर सुधा मासी काफ़ी हैरान थी। वह अंगूठी काफ़ी महंगी लग रही थी। हालांकि अक्षिता बहुत खुश थी। सुधा मासी के घर में खुशियां ही खुशियां थी। उनकी बेटी अभी बहुत खुश थी, जबकि उनकी बड़ी बेटी शरमाई शरमाई सी फिरती थी। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त अगले हफ्ते का निकाला था। वैसे भी सुधा मासी चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी इसी महीने में हो जाए। सब लोग उनकी इस बात से हैरान थे कि आखिर उन्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों है। सुधा मासी का कहना था कि उनके घर में अगर लोगों की निगाहें पड़ने लगी है, वह उनको तंग करने लगे हैं, इसीलिए वह अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करके अपने दामाद को अपना सहारा बनाना चाहती है। उसके बाद फिर सुधा मासी ने एक अजीब चौंकाने वाली बात बताई। उनका कहना था कि शादी के बाद उनका दामाद घर जमाई बनकर रहेगा। इस बात ने हम सबको चौंका दिया था। सुधा मासी भी बहुत सहमत होकर बात कर रही थी, लेकिन उनका चेहरा कुछ और ही कह रहा था। कहने लगी कि शादी के बाद वह लड़का हमारे साथ हमारे ही घर में रहेगा। मैंने झट से पूछ लिया, सुधा मासी आपको इस बात पर कोई एतराज़ तो नहीं? लोग तो घर जमाई को बगैरत और बहुत बुरा समझते हैं और उसे निकम्मा होने का खिताब खुद ब खुद मिल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे सुधा मासी को मेरी बात का बुरा लगा है। वह गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, ऐसी बात नहीं है। मुझे अपने होने वाले दामाद पर पूरा यकीन है और वह हमारे साथ रहेगा तो हमें भी सहारा मिलेगा। मैं इस बात पर हैरान थी। तो वह फिर घर जमाई बनने पर कैसे राजी हो गया? अमीर लोग तो मार कर भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। मैंने माँ से कहा कि आप सुधा मासी को समझाइए। माँ कहने लगी, अगर हम उनसे यह बात कहेंगे तो वह हमारी बात का बुरा मान जाएगी। एक विधवा औरत की बेटी का घर पहली बार बस रहा है। मैं बेवजह उसके दिमाग पर शक नहीं डालना चाहती। मैं तो माँ की बात सुनकर खामोश हो गई, लेकिन सामने खड़ा मेरा भाई यह सारी बातें सुन रहा था। जब रात को सुधा मासी हमारे घर मिठाई देने के लिए आई, तो मेरे भाई ने उनसे यह बात साफ साफ कह दी, सुधा मासी आप इस रिश्ते से खुश तो हो ना? चलिए आपकी खुशी को किसी की नज़र ना लगे, लेकिन एक बार लड़के वालों की जांच पड़ताल ज़रूर कर लीजिएगा। मैं कैसे मान लूं कि एक अमीर बाप का इकलौता बेटा अपने खानदान का इकलौता वंश अकेले आप लोगों के साथ घर जमाई बनने पर राजी हो गया। ज़रूर वह लोग आपके साथ कोई ना कोई धोखा कर रहे हैं। सुधा मासी को मेरे भाई की बात पर बहुत बुरा लगा और वह इस बात पर भड़क उठी। कहने लगी, लगता है तुम मेरी बेटी के नसीब पर जल रहे हो। कहीं तुम्हारी तो उस पर नज़र नहीं थी। मेरा भाई यह सुनकर हैरान हो गया और अपने कानों पर हाथ लगाने लगा। उसने सुधा मासी से कहा, भगवान ना करे मासी, यह कैसी बात कर रहे हैं? आपकी सब बेटियां मेरी बहन जैसी हैं। मेरा मतलब यह था कि आप गैरों में रिश्ता करते वक्त थोड़ा सोच लेती। मैं भी गैरों में रिश्ता करते वक्त बहुत सोचता हूँ। सुधा मासी कहने लगी, तुमने कौन से रिश्ते किए हैं जो तुम इतना डर रहे हो? सुधा मासी मेरे भाई को काफ़ी बुरा भला कहकर वहाँ से चली आई। उस दिन के बाद से ही मेरे घर पर ही किसी ने भी सुधा मासी को नहीं टोका कि वह इन लोगों में अपनी बेटी की शादी कर रही है। फिलहाल 2 हफ्ते बाद उनकी बेटी की बारात आई। उनकी बेटी भी काफ़ी खुश थी। उसने लाल रंग का प्यारा सा लहंगा पहन रखा था। उस लहंगे में काफ़ी खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। शादी बहुत धूमधाम से हो रही थी, लेकिन बारात की गाड़ियाँ देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी हैरत इस बात पर थी कि वह महंगी गाड़ियाँ या फिर वहाँ पर मौजूद अमीर लोग नहीं थे, बल्कि हकीकत ऐसी थी जिस पर सभी लोगों की निगाह गई थी और सब लोग इस बारे में बात भी कर रहे थे। जो लोग बारात में आए थे उसमें सारे लोग मर्द ही थे, कोई भी औरत नहीं थी।
सिर्फ गिनती की 3 ही औरतें आई थी। एक औरत ने बताया कि वह लड़के की माँ है। दूसरी औरत कहने लगी कि मैं लड़के की बहन हूँ और यह हमारा इकलौता भाई है। मगर उन औरतों की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा था। माँ और बेटी एक ही उम्र की लग रही थी। यह बात बड़ी ही अजीब है और हैरान कर देने वाली थी। मासी बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी की और सारी रस्मों को अंजाम भी दिया और फिर अपनी बेटी को विदा करने के बजाय और अपने ही घर के नीचे वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया। उनकी बेटी विदा होकर अपने ही घर से अपने ही घर में आ गई थी। बस बदलाव उसके पति का था। सारे मेहमान लड़की को आशीर्वाद देते हुए घर से जा रहे थे। हम लोग भी अपने घर आ गए थे। अगली सुबह मेरी माँ ने मुझसे कहा कि सुधा मासी को यह पैसे देकर आ जाओ। कल रात को उन्होंने यह पैसे मुझे संभालने के लिए दिए थे। उन्होंने मुझसे कहा था यह पैसे मैं अपने पास रख लूँ। यह 70,000 रुपये हैं जो मेहमानों ने खाना खाने के बाद उनको दिए थे। ऐसा ना हो वह यह सच सोचे कि मैं उनसे पैसे लेकर उनको देना ही भूल गई। तुम जाकर अभी इसी वक्त पैसे उनको देकर आओ और हाँ, उनसे यह भी कहना कि वह तुम्हारे सामने ही इन पैसों को गिन ले। कहीं ऐसा ना हो कि उनको अपने पैसे कम लगे तो वह मुझे इसी वक्त बता दे। माँ भी अब सुधा मासी से डरने लगी थी। सुधा मासी की बातें, उनकी तेज जुबान और उनके अपशब्द की वजह से आप सब लोग उनसे दूर भागने लगे थे। मगर सुधा मासी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर मैं अपने घर से निकली और सुधा मासी के घर चली गई और सुधा मासी के घर पर गई। मैंने उनके घर पर जाते ही यह देखा, हैरान रह गई कि उनके घर पर ताला लगा हुआ था। मैं घर वापस आ गई। मैंने आते ही यह बात फ़ौरन अपनी माँ को बताई। मेरी माँ को मेरी बात पर यकीन नहीं आया। वह मुझसे कहने लगी कि तुम बेवजह ही मुझसे मजाक करती हो, चलो मेरे साथ चलकर देखती हूँ। मैंने कहा माँ, मैं सच कह रही हूँ, सुधा मासी के घर पर ताला लगा हुआ है। मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रही। माँ मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गई थी और जब हम सुधा मासी के घर पहुँचे तो माँ ने देखा कि वाकई सुधा मासी के घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन मैं अपनी माँ से डांट नहीं खाना चाहती थी, इसीलिए मैं खामोश ही रही। माँ भी हैरान परेशान होकर घर वापस आ गई थी। उन्होंने वापस आकर भाई को भी यह बात बता दी। भाई ने कहा कि ज़रूर उन लोगों ने उनके साथ कोई धोखा किया होगा, तभी तो शर्म की वजह से रातों रात इन लोगों ने यह मोहल्ला छोड़ दिया होगा। मगर यह लोग मोहल्ला कैसे छोड़ सकते हैं? उनके घर में तो काफ़ी सारा सामान था, लेकिन हमें तो इस तरह की कोई खबर ही नहीं हुई। अगर यह लोग अपना सामान भी वापस लेकर गए होते तो मोहल्ले में गाड़ी की आवाज़ ज़रूर आई होती। उससे पता चल जाता कि यहाँ पर कोई आया है या फिर कोई चला गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? सुधा मासी रातों रात अपनी तीनों बेटियों के साथ घर ही छोड़कर चली जाए। हो सकता है दौलत का नशा सर चढ़कर बोलता है तो इंसान काफ़ी कुछ बन जाता है और फिर बाद में पछताते फिरता है। मेरे भाई ने यह बात कह तो दी थी, लेकिन मुझे उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और यकीन आ भी नहीं सकता था। मैंने तो अपने दिल में फैसला कर लिया था कि मैं सुधा मासी के घर पर नज़र रखूंगी। हो ना हो वह इस घर के अंदर ही मौजूद होंगी। हो सकता है वह बाहर नहीं आना चाहती हो, मगर उनके साथ ऐसा हादसा हो गया है जिसकी वजह से वह परेशान है, या फिर वह दुनिया वालों के सामने नहीं आना चाहती। शाम के वक्त मैं अपनी छत पर खड़ी थी, तब अचानक मैंने एक अजीब सी बात देखी। मैं सुधा मासी के घर की तरफ ही देख रही थी कि एक लाल रंग की गाड़ी आई और उस गाड़ी से एक लड़का उतरा। मैंने उसकी शक्ल तो ध्यान से देखने की कोशिश की, मगर मैं उसे देख नहीं पाई थी और ना ही उसकी पहचान पाई थी, क्योंकि इतनी दूर से उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था।
फिर उसने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और ताला खोलकर अंदर चला गया। उसने अंदर जाते ही दरवाजे को बंद कर लिया। मैं यह सब कुछ अपने छत से ही खड़ी हुई देख रही थी। उसने दरवाजे को इस तरह से ताला लगाया कि बाहर से देखने पर ऐसा लगे कि घर में कोई नहीं रह रहा, लेकिन वह तो दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया था। मैं यह सब कुछ देखकर फ़ौरन दौड़ते हुए नीचे अपनी माँ के पास आ गई और मैं अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ ने मुझे डांट दिया और गुस्सा होकर कहने लगी कि आइंदा से सुधा मासी के घर के मामलात में दखल अंदाज़ी ना करूं। हम उनका मान ज़रूर रखते थे, लेकिन हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन वह हमारे पड़ोसी थे। हमने पड़ोसियों का ख्याल रखना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। हमारा बचपन उनके घर में ही बीता था, इसीलिए हमारा उनके साथ बहुत गहरा रिश्ता हो गया था। मगर मैं उनके किसी भी मामलात में दखल अंदाज़ी कैसे कर सकती थी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था। लेकिन सुधा मासी के बंद घर में तो मेरी दिलचस्पी और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। उनके कहने पर तो मैं उनके घर को बुला दिया था, लेकिन एक दिन रात के समय सुधा मासी के घर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। किसी ने यह बात महसूस नहीं की, मगर मुझे उनके घर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैं फ़ौरन दौड़ते हुए छत पर गई। छत से जाकर देखने लगी, लेकिन कोई भी मुझे आसपास उनके घर की तरफ जाते हुए नहीं दिख रहा था। शायद लोगों को उनके घर से देखने चिल्लाने की आवाज़ सुनने की आदत हो गई थी, या फिर वह टीचर वाला किस्सा सबको याद आ गया था। तो सुधा मासी पर भी कोई तरस नहीं खाता था। वैसे भी उनके घर के बाहर तो ताला लगा हुआ था। सभी लोग यही समझते थे कि वह इस घर में नहीं है, इसीलिए कोई सोच भी नहीं सकता था कि सुधा मासी अपनी बेटियों के साथ उस घर में ही मौजूद है। किसी ने भी उन चीखों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं भी थोड़ी देर बाद छत पर टहलकर नीचे आ गई। मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। आखिर मैं भी क्या कर सकती थी? अकेली तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, जबकि मेरी माँ और मेरा भाई इस बात से बिल्कुल खिलाफ थे। मैं उनके घर की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दूँ, यह ज़्यादा वहाँ दिलचस्पी लूँ। खैर अगले ही दिन सब लोगों के सामने उस बंद घर का राज खुल चुका था। कुछ ऐसा हुआ कि हमारे मोहल्ले में पोलियो की दवाई पिलाने वाली औरतें आ गई। उन लोगों को अपना कैंप लगाए हुए काफ़ी रात हो चुकी थी। वह औरत सुधा मासी के घर के आगे तब गई जब वह लड़का अपनी लाल रंग की गाड़ी लेकर आया था। वह लड़का सुधा मासी के दरवाजे के पास आकर रुक गया और पोलियो वाली औरत ने उससे कहा कि वह उस घर के अंदर जाने दे। उस लड़के ने पोलियो वर्कर्स के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। वह कौन था यह तो मुझे उस वक्त नहीं पता चला था, लेकिन उस पोलियो कर्मी को उस लड़के पर कुछ शक हुआ। वह लड़का उनको ठीक नहीं लगा, इसीलिए उन लोगों ने पुलिस को बुला लिया। 1 घंटे के बाद ही पुलिस सुधा मासी के घर के दरवाजे पर मौजूद थी। पुलिस ने सुधा मासी के घर का दरवाज़ा खुलवाया। बाहर से ताला लगाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही थी, मगर पुलिस तो ऐसे लोगों को पकड़ने में माहिर होती है। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला, सुधा मासी की बेटियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक आने लगी। सुधा मासी की बेटियों को घर के अंदर ही कैद किया गया था। उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनकी मदद करने के लिए आया है। तभी वह चीख के पुकारती बाहर आ गई। सुधा मासी भी काफ़ी घबराई हुई थी। सुधा मासी की शक्ल देखकर तो ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने काफ़ी दिनों से कुछ खाया पिया भी ना हो। हम लोग यह सब कुछ देखकर हैरान हो रहे थे कि उन्हें आखिर हुआ क्या है। पुलिस की मदद से सुधा मासी और उनकी बेटियों को बचा लिया गया। सुधा मासी और उनकी तीनों बेटियां बहुत घबराई हुई थी कि वह हमारे घर आकर बैठ गई। माँ ने उन सभी को पानी पिलाया। सुधा मासी ने सबसे पहले मेरी माँ से माफ़ी मांगी और कहने लगी कि मुझसे गलती हो गई कि
मैंने तुम्हारे बेटे के साथ काफ़ी बदसलूकी की थी और मुझे लगता है कि शायद मुझे उस टीचर की भी बद्दुआ लगी थी जिसको हमने उसकी फ़ीस देने से इनकार कर दिया था। वह बेचारा तो हमसे अपनी ही मेहनत के पैसे मांग रहा था, लेकिन हमने उस पर उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि उस लड़के ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन हमसे सारा बदला उस लड़के ने ले लिया जिससे मेरी बेटी की शादी हुई थी। मैं तो समझ रही थी कि वह लड़का बहुत अमीर है, इन तीनों का बोझ संभाल लेगा, लेकिन वह तो बहुत ही अजीबोगरीब और घटिया इंसान निकला। उसने जो हमारे साथ किया, भगवान ऐसा किसी की बेटी के साथ भी ना करे। उसने घर में आते ही हम चारों माँ बेटी को घर में बंद कर दिया और घर में बाहर से ताला लगवा दिया। मेरी जिस बेटी के साथ उसकी शादी हुई थी, उसने तो उसकी भी लाज ना रखी। उसने डरा धमका कर हमसे मेरे घर के पेपर्स मांगे। उसने मुझसे कहा कि मैं साइन कर दूं और घर उसके नाम कर दूं। मैं समझ गई थी कि उसके क्या इरादे थे, आखिर वह क्या चाहता है, और जो वह चाहता है मैं सबसे इनकार करती रही। मैं उसकी बात नहीं मानी। इस बात पर उसने हम सबको कमरे में बंद कर दिया। अगर पुलिस नहीं आती तो हम सारी उम्र उस कैद में सड़ते रहते। इसीलिए उसने घर के बाहर ताला लगाकर सबको यही जाहिर करवा दिया कि हम घर से बाहर गए हुए हैं, जबकि हम कहीं भी नहीं गए थे। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। उस शख्स ने हमें कहीं न का नहीं छोड़ा। भगवान ने हमारी इज़्ज़त पर कोई दाग नहीं आने दिया, वरना ना जाने मेरा और मेरी बेटियों का क्या होता। सुधा मासी यह सब कहकर खूब रोने लगी और उनकी तीनों बेटियां बहुत डरी हुई लग रही थी। कुछ देर के बाद पुलिस हमारे घर आई। पुलिस ने उनके सबके साथ जो हुआ था उसके बारे में पूछताछ की। उनकी तीनों बेटियां इतनी डरी हुई थी कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, लेकिन सुधा मासी ने पुलिस को सब कुछ साफ साफ बता दिया। उस लड़के को पुलिस अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। वह लड़का पहले भी और बहुत सारी लड़कियों के साथ शादी करके उनके घर वालों को टॉर्चर कर चुका था। हम सबको सुधा मासी पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन अब हम क्या कर सकते थे। उनके साथ तो वही हुआ जो उनके भाग्य में लिखा हुआ था। कहते हैं ना कि अपनी बेटी की शादी देखभाल कर करनी चाहिए। सुधा मासी ने काफ़ी जल्दीबाजी की थी। जल्दीबाजी में किए हुए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं। उस लड़के को तो सज़ा मिल चुकी थी, लेकिन सुधा मासी के दिल में जो उसने डर बिठाया था, शायद वह इतनी जल्दी उनके दिल से नहीं जाता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।